हेलो बच्चों, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आ जाइए जी, आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? कैसे हैं बेटा? हेलो रितेश, हेलो इस्माइली, हेलो अंजना, गंगा, हेलो धर्मेंद्र, अजीत, ओसामा, हेलो धर्मेंद्र जी, हेलो संदीप, शिवाजी, आयत खान, हेलो श्री, रेशम, पलक, गुलफाम, रोशन। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से एकदम पढ़ाई कर रहे हैं। भाई पढ़ ले नागेंद्र, पढ़ ले। इस डिलीट कर दे, डिलीट कर दे, डिलीट कर दे भाई, डिलीट कर दे। ठीक है, बार बार स्पैमिंग मत करना नागेंद्र, ठीक है? स्पैमिंग मत कर। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग मंजीत, कैसे हो? हाँ जी सन्नी बेटा, आपको खुद बनाना है अब, ठीक है? हेलो, मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा। प्रतिमा जी, हेलो, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। कल छुट्टी है, हम पूछ रहा हूं कल काहे की छुट्टी? नहीं है छुट्टी। डेली देखो ले लो, छुट्टी 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 छुट्टी, नहीं है छुट्टी। हाँ जी, आज की क्लास जल्दी खत्म होगी क्या? देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, हेलो। अरे भाई तेरा नाम ही कुछ लिखा हुआ है अजीब सा। हेलो नूर, हेलो सूरज, हेलो। बारिश हो रही है, वेरी गुड। हाँ जी पवन जी, गुड इवनिंग। कैसे हो? सब एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। यार अगर केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और फिजिक्स के 50 क्वेश्चन करने में 3-3 घंटे लग रहे हैं बेटा, तो कोई बात नहीं, शुरुआत में टाइम लगता है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है। फिर बाद में जब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आएगी ना, तो खटाखट खटाखट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ जी, ओके। तो मैं एकदम बढ़िया हूं, थोड़ा थोड़ा बढ़िया हूं। यार सिर दर्द हो रहा है आज दिन में ना, मतलब पता नहीं सिर दर्द कैसे हो रहा है। हाँ जी, परमाणु की संरचना आज हम ये पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना का लेक्चर नंबर 8, परमाणु की संरचना का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे बेटा। और आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को बढ़िया से कंप्लीट करते हैं, अच्छे से समझते हैं। भाई नागेंद्र गोस्वामी, बार बार इस चीज को स्पैमिंग मत कर, ठीक है? ओके, जहां पे तूने ये खबर पढ़ी है ना, उनसे जाके पूछ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। हाँ, तो परमाणु की संरचना पर हम बात करते हैं और यहां पर सारी बातों को क्लियर करते हैं। तो परमाणु की संरचना, चलना यार, हाँ जी, परमाणु की संरचना वाला चैप्टर अगर हम पढ़ाई करें, परमाणु की संरचना वाले चैप्टर पर अगर हम बात करें, तो यहां पर क्या होगा? इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो तो रिवाइज करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर मैं आपको इस पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था वो ही बताऊंगा। हाँ जी, तो स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे और डी ब्रोगली का सिद्धांत हम देखेंगे बेटा, ओके। और एक लेक्चर अपन क्या कर लेंगे, इस चैप्टर में अपन ने जितने भी क्वेश्चंस करे ना आपके होमवर्क के, उससे रिलेटेड मैं एक पीडीएफ बना के लेकर आऊंगा, उसका डिस्कशन करवा दूंगा, ठीक है? हाँ जी, ओके। टेंशन मत लो बेटा, टेंशन मत लो, चिंता मत करो। मैं हर एक लेक्चर ऐसा लेकर आऊंगा जिसमें अपन क्या करेंगे, उनको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, स्पेक्ट्रम या डी ब्रोगली, दूसरा डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या है, इन दोनों को हमें देखना है, बढ़िया से क्लियर करना है, हर एक बात को समझना है, उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। ओके, टेस्ट कब होएगा बेटा? 3 हफ्ते के गैप में टेस्ट होता है, ठीक है? ओके, आई होप बाकी तो समझदार है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है और डी ब्रोगली के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो हाँ जी, तो अब बेटा थोड़ा सा पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में देखा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा फंडा था। धातु के ऊपर प्रकाश डालो, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। धातु से मतलब प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश में फोटोन होता है, तो वो फोटोन अपनी कंप्लीट ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा। जितनी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है? और दी गई ऊर्जा क्या होती है? h न्यू।
अब फोटोन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है h न्यू नॉट। ओके, फिर इलेक्ट्रॉन गति भी करता है तो हाफ mv²। तो कहीं ना कहीं ये जो दी गई कुल ऊर्जा होती है ये फोटोन, ये कार्यफलन और गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास एक सूत्र आया था। अगर हम बात करें यहां पर h न्यू नोट के मान, न्यू नोट को कहा जाता है बेटा देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, इससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। अगर आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव देखना है तो आपतित प्रकाश की तरह आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए, तब बात बनेगी। पक्का? तो यार ये चीजों को अगर आप ढंग से समझ लोगे तो काम हो जाएगा। ये छोटी छोटी जानकारियां क्लियर है, ये छोटी छोटी जानकारियां क्लियर है, ये हमने देख ली। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम के अंदर हमें एग्जाम के लिहाज से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से कंप्लीट करना है, समझना है और आगे बढ़ना है। ओके ओके, तो आइए चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यार स्पेक्ट्रम है क्या, स्पेक्ट्रम है क्या, तो स्पेक्ट्रम सिंपल सा, जैसे कि मान लो मैंने एक श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश मतलब एक सामान्य प्रकाश, उस सामान्य प्रकाश को मैं प्रिज्म पर आपतित करता हूं। तो आपने अपवर्तन परावर्तन देखा होगा। तो जैसे ही वो क्या करता है, प्रकाश प्रिज्म से बाहर निकलता है तो अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाता है, और तो और वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। अच्छा, जब उन अलग अलग रंगों को हम किसी पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो वह रंग दिखाई देते हैं और उसी को पट्टी पर छप जाते हैं और उसी को बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रम। ओके, तो स्पेक्ट्रम का सिंपल सा लॉजिक ये है यार, आपने लाइट में जलाई, वो प्रिज्म से गुजरी और वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो गई, उसको पर्दे पर प्राप्त कर लो, वही स्पेक्ट्रम है, वही स्पेक्ट्रम है। ठीक है, हाँ जी। तो यार यहां पर आइए उस चीज को हम थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। विकिरण, विकिरण मतलब किरण या तरंग, जो भी आप बोलो। ओके, तो विकिरण के प्रकीर्णन के लिए जब स्पेक्ट्रोस्कोप प्रिज्म से विकिरण गुजारते हैं तो पर्दे या फोटोग्राफिक प्लेट पर एक नमूना प्राप्त होता है, फोटोग्राफ प्राप्त होता है, जिसे दिए गए विकिरण का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दिए गए विकिरण का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रम नथिंग बट, जो आपने यहां से लाइट मारी है वो क्या हुई, प्रिज्म से पास आउट हुई और 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो गई, तो उसी की छाप पर्दे पर स्पेक्ट्रम कहलाती है। स्पेक्ट्रम 2 तरह का होता है, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, दूसरा अवशोषण स्पेक्ट्रम। एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, दूसरा अवशोषण स्पेक्ट्रम। एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, दूसरा अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को अगर आप समझना चाहें, जैसे कि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं या उसको किसी भी तरीके से ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा लेता है और उसके फलस्वरूप क्या करने लगता है बेटा, वो ऊर्जा उत्सर्जित करने लगता है, विकिरण उत्सर्जित करने लगता है, या कहीं ना कहीं वो अपने में से प्रकाश निकालने लगता है। तो उनके जरिए जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो है यहां पर आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सिमिलर ऐसे ही अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो दोनों स्पेक्ट्रम आपको ध्यान होने चाहिए कि हाँ उत्सर्जन अवशोषण क्या होता है, इससे ज्यादा अपने इसमें कुछ नहीं आएगा। काम की चीज ये है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें इसमें समझना है। ओके, तो स्पेक्ट्रम 2 तरह के हैं, एक उत्सर्जन वाला है, एक अवशोषण वाला है। हमें यहां पर समझना है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, वो अच्छे से आपको क्लियर करना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, और उसके अंदर किस तरीके से अलग अलग रंग की पट्टिकाएं हमें देखने को मिलती है, स्पेक्ट्रमी रेखाएं, उनके बारे में यहां पर हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 हर एक चीज को समझते जाइएगा और उसको एब्जॉर्ब करते जाइएगा, मतलब एक्सेप्ट करते जाइएगा, ग्रहण करते जाइएगा। ओके, तो ये आई होप आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से एक बारी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाँ, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है यार, हाइड्रोजन परमाणु हमने लिया, और हाइड्रोजन परमाणु मतलब हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को जब हम उच्च विभव इस पर आरोपित करवाते हैं या इस पर प्रकाश वगैरह डालते हैं निम्न दाब पर, तो यहां पर क्या होता है कि ये भी क्या कुछ ना कुछ कलर प्रोड्यूस करता है। उसको जब अपन पट्टिका में प्राप्त करेंगे तो वो फोटोग्राफ क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो देखो ध्यान से, जब हाइड्रोजन परमाणुवीय गैस
से निम्न दाब पर विद्युत उत्तेजन आरोपित किए जाते हैं तो एक नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। प्रकाश निकला, ठीक है। जब इस प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म से गुजारते हैं, ओके, प्रिज्म से गुजारा तो चमकीली रेखाएं, इन रेखाओं को ही बोलते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ठीक है, का एक विलगित स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। विलगित मतलब अलग थलग, टुकड़े टुकड़े वाला स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। विभिन्न रेखाओं की तरंगदैर्घ्य दृश्य क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में, अवरक्त क्षेत्र में होती है। मतलब जो रेखाएं मिली, स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ये जो चमकीली रेखाएं बेटा, इन चमकीली रेखाओं को ही कहा जाता है स्पेक्ट्रमी रेखाएं। स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ठीक है, स्पेक्ट्रमी रेखाएं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं इन्हें कहा जाता है। बस फिर इसको समझ लो और काम बन जाएगा। हाँ, इतना हो गया। अब इन रेखाओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अब आगे का पूरा सीन मैं समझाऊंगा। हाँ जी, ये समझ में आ गया कि यार हमने हाइड्रोजन परमाणु को लिया, उससे विकिरणें उत्सर्जित हुई और फिर वहां से कुछ प्रकाश प्राप्त हुआ। उस प्रकाश को हमने क्या किया, पर्दे प्रिज्म से गुजारा। प्रिज्म से गुजारने के बाद पर्दे पर उसका फोटोग्राफ लिया, छाप लिया, तो वहां पर कुछ अलग अलग रंग की हमें किरणें प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त होती है। ये अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त होती है, ये अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त होती है। लाइक कुछ पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है, कुछ पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है, कुछ दृश्य में प्राप्त होती है और कुछ अवरक्त में प्राप्त होती है। ओके, तो अब यहां पर वो स्पेक्ट्रमी रेखाएं कौन कौन सी है, स्पेक्ट्रमी रेखाएं कौन कौन सी है, ठीक है, चमकीली किरणें। सबसे पहले आती है बेटा लाइमन, सबसे पहले आती है लाइमन, सबसे पहले आती है लाइमन, फिर आती है दूसरे पर बामर, लाइमन, बामर, बालमर, ठीक है, बामर बोलते इसको। फिर थर्ड पर कौन सी आती है, पाश्चन, पाश्चन। फिर आती है आपकी फोर्थ पर ब्रैकेट, फोर्थ पर कौन सी आती है बेटा, ब्रैकेट, ब्रैकेट। एक बार ऐसे कैसे लिखते जाओ, ब्रैकेट। फिर 5 नंबर पर आती है आपकी फुंड, और 6 नंबर पर आती है आपकी हमफ्री, 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 ठीक है। ये 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। अब इनके बारे में खोजकर्ता, मतलब इनके खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता कौन थे, जो नाम है वही इनके खोजकर्ता थे, डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। लाइमन श्रेणी के खोजकर्ता लाइमन साहब, फिर इसके खोजकर्ता बामर साहब, इसके खोजकर्ता यहां पर पाश्चन, ये वैज्ञानिकों के नाम है बेटा। फिर इसके खोजकर्ता ब्रैकेट, फिर यहां पर फुंड, और फिर ये हमफ्री। हाँ जी, अब इतनी बात हमें पता चल गई। अब अगली बात आती है इनका क्षेत्र, किस क्षेत्र में, किस रीजन में ये मिलती है, किस एरिया में ये मिलती है। तो जरा देखो ध्यान से, जरा देखो ध्यान से, जो लाइमन श्रेणी मिलती है, लाइमन मिलती है आपके पराबैंगनी में, अल्ट्रा वोयलेट रीजन में, यूवी क्षेत्र में ये दिखाई देती है। उसके बाद बामर दिखाई देती है आपको कौन से क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में। उसके बाद जितनी भी है वो दिखाई देती है आपको अवरक्त क्षेत्र में, पाश्चन अवरक्त में, अवरक्त बोले तो IR रीजन, ये भी अवरक्त में, ये भी IR, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड।
रीजन में दिखाई देती है। ओके, अच्छा इसमें किस तरीके से यहां पर संक्रमण होता है भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे कहां कहां जंप करता है उसके बारे में बता दूं। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ये श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं संक्रमण, संक्रमण कैसे होता है, संक्रमण होगा बेटा किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर N2 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 में। ठीक है, संक्रमण हमें देखना है, समझिएगा बेटा। इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा और यहां पर हमें उन चीजों को समझना है। तो लाइमन श्रेणी कब प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉन जब किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में अर्थात n बराबर 1 में आ जाए। तो N2 का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 कितना भी हो सकता है। जबकि N1 का मान कितना रहेगा, 1, पहले में आना है ना इसलिए 1। हाँ जी, बामर श्रेणी कब प्राप्त होती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आए। तो N2 का मान क्या हो सकता है, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, और N1 का मान कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 हो जाएगा, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से इसमें आ जाए। ठीक है, हाँ जी। पाश्चन, इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आए तो 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, पक्का ना, पक्का। तो यहां पर 4, 5, 6 डॉट 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 और N1 का मान हो जाएगा आपका 3। और इस तरीके से बेटा ब्रैकेट के लिए इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे में आएगा तो चौथा तो N1 हो गया, 5 से लेकर के बाद के अंक 5, 6, 7 डॉट 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 और ये N1 का मान हो गया 4। फिर आपके पास पूछ ले फुंड कहां से मिलेगा भैया, फुंड किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें में आए तो 6, 7, 8 डॉट 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 और N1 का मान हो गया 5। और फिर यहां पे लास्ट में N2 का मान 7, 8, 9 डॉट 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 N1 का मान हो गया 6। तो ये चीजें समझ में आई, संक्रमण समझ में आया। अब कितनी रेखाएं मिलेगी, कितनी स्पेक्ट्रम में रेखाएं मिलेगी, अगर उनके बारे में हम समझें तो यहां पर कुल लाइंस हमें कितनी मिलेगी, N2 माइनस N1, कुल लाइंस होती N2 माइनस N1। हाँ जी, संक्रमण कौन कौन से संभव है, N2 माइनस N1। जरा देखो ध्यान से, N2 कोई भी उच्च मान हो सकता है, N1 का मान 1 तो यहां पर आ जाएगा N2 माइनस 1। यहां पर N2 कोई बड़ा मान, लेकिन कहां तक आएंगे वो 2 तक, N2 माइनस 3 तक, N2 माइनस 4 तक, N2 माइनस 5 तक, N2 माइनस 6 तक। एक बार इसको लिख लो बेटा, थोड़ा सा आपको लिख लेना चाहिए फिर पूछना चाहिए कुछ, पहले ये लिख लो। एक बार आप अच्छे से तसल्ली से इस बात को लिख लो, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। लाइमन वाली यूवी रेज में, यूवी क्षेत्र में, ये दृश्य में, ये अवरक्त में, अवरक्त में, अवरक्त में, अवरक्त में, सब अवरक्त में आती है। ठीक है, अरे ठीक है, ओके, ये चीज हमने देख ली। एक बार अच्छे से आप नोट डाउन कर ले बेटा, इसको साथ के साथ कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं कर रहे हैं तो कर ले। ओके, इसको आराम से आप लर्न कर सकते हो, कोई इतना बड़ा झोल इसमें नहीं है। लाइमन 6 तो है, लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद पास्चन, पास्चन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फुंड, फुंड के बाद हम्फ्री। अपने 6 दोस्तों के नाम रख दो, खत्म बात। ओके, ये अवरक्त क्षेत्र में, फिर दृश्य में, फिर बाकी सारी IR रीजन में मिलेगी। सॉरी, अवरक्त नहीं, पराबैंगनी क्षेत्र में, अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, इतना डन है, काफी है। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना क्योंकि सारी चीजें सिंपल सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें इनको समझना भी होगा, समझना होगा ना, ठीक है। अब अभी कुछ नोट डाउन मत करना बेटा। ये मेरा नाभिक है, ये पहला n बराबर 1, ये दूसरा n बराबर 2, फिर ये तीसरा n बराबर 3, फिर ये चौथा n बराबर 4, ये फिर पांचवा n बराबर 5, फिर ये n बराबर 6,
क्या आपको पता है पहले और दूसरे के बीच में ऊर्जा अंतराल ज्यादा होता है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले कोश की होती है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो दूसरे कोश की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके बीच में एनर्जी गैप लगभग 10 के लगभग होता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2। अगले वाले को देखोगे तो आप -1.51 आता है, 1.51 आता है। देखो एनर्जी गैप घट गया, इनका अंतराल लगभग 0.5 का आएगा, यहाँ 1.5 का, यहाँ 10 का, इसलिए ज्यादा गैप, फिर यहाँ कम, फिर यहाँ कम, फिर यहाँ कम, फिर यहाँ कम। समझ में आ रहा है? तो अब जरा देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला, लाइमन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आएगा तो दूसरे से पहले में आ सकता है, तीसरे से पहले में आ सकता है, चौथे से पहले में आ सकता है, पांचवे से आ सकता है, छठे से आ सकता है। तो जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं मिलेगी यह कौन सी श्रेणी बनाएगी, लाइमन श्रेणी बनाएगी। समझ में आया? बस अभी आप समझो। और जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से, जैसे कि तीसरे से आ जाए, चौथे से आ जाए, दूसरे में ऐसे आ जाए, तो जो श्रेणी बनेगी उसको बोलेंगे अपन बामर श्रेणी। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीजें चलनी चाहिए कि यार ये चीजें क्या हो रही है। अच्छा, अगली बात क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे कि देखो यहां पर ये लाइमन श्रेणी है, तो लाइमन श्रेणी की पहली रेखा ये रही, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये अंतिम है मान लो, तो ये है प्रथम रेखा और ये है अंतिम रेखा। लिखना नहीं है बेटा कुछ, ये है अंतिम रेखा। हाँ, अब अगली बात, यार जब इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के यहां आ रहा है तो हमें पता है बेटा उच्च ऊर्जा स्तर का ऊर्जा अंतराल माइनस निम्न ऊर्जा स्तर का ऊर्जा अंतराल, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। हम कुछ ना कुछ सूत्र लगाते हैं और एक सूत्र हमारे पास ये भी होता है एच न्यू, हाँ या ना, या फिर एच सी अपॉन लेमड़ा। तो अगर मैं बोलूं डेल्टा ई बराबर क्या आ गया मेरे पास, एच सी अपॉन लेमड़ा। तो हमें पता है ऊर्जा और लेमड़ा में तो संबंध व्युत्क्रमानुपाती का होता है। थोड़ा सा समझना बस, ऊर्जा और इन दोनों में तो संबंध व्युत्क्रमानुपाती का है, अर्थात जिसमें ऊर्जा अंतराल ज्यादा होगा, जिसमें ऊर्जा अंतराल ज्यादा होगा उसका लेमड़ा कम होगा। मतलब अगर डेल्टा ई का मान मैक्सिमम होगा तो उसके लिए लेमड़ा का मान मिनिमम होगा, यस और नो। और अगर ऊर्जा अंतराल मिनिमम है तो लेमड़ा का मान मैक्सिमम होगा, यस और नो। तो अब मैं तुम्हें बेसिक सी चीज पूछना चाह रहा हूं, यार ये अगल बगल वाले कोश है, दूसरे से पहले में आया, ऊर्जा अंतराल इतना रहेगा, और अगर तीसरे से यहां तक आ रहा है ऊर्जा अंतराल इतना रहेगा, तो यहां कम ऊर्जा अंतराल है इसके तुलना में। तो जब यहां से लेकर यहां तक ऊर्जा अंतराल कम है तो क्या पहली रेखा के लिए ऊर्जा अंतराल कम होगा, तो क्या उसके लिए लेमड़ा मैक्सिमम आएगी। छोटी छोटी जानकारियां मैं पूछना चाह रहा हूं, हाँ या ना। और अगर ये अंतिम रेखा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को फांद के यहां आना है, मतलब डेल्टा ई का मान बहुत ज्यादा है, ऊर्जा अंतराल इतना ज्यादा है। ऊर्जा अंतराल बढ़ गया तो लेमड़ा घट गया, उसके लिए लेमड़ा मिनिमम होगा। तो ये दो रिश्ते आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे ऊर्जा अंतराल मैक्सिमम पूछा गया है तो मैं अंतिम रेखा की बात करूंगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? और अगर मेरे को यह बोला गया है कि लेमड़ा मैक्सिमम ज्ञात करो तो मैं पहली रेखा की बात करूंगा, लेमड़ा मैक्सिमम पहली रेखा, ठीक है। तो अब कोटा वाली फील आ रही है बेटा, कोटा की स्पेलिंग सही लिख पहले तो तू, ठीक है, ओके। अब चलिए यहां पर उन चीजों को अपन समझ लेते हैं, ठीक है। कहां गया, ये रहा वो डायग्राम, ये रहा वो डायग्राम। समझ में आया बेटा? ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको?
फुंड, पी और लगा लो यार इसमें, फुंड, हाँ पी साइलेंट था। हाँ जी, ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? किसी को अगर कोई बालक या बालिका को कोई शक हो तो बिल्कुल बेझिझक बोल सकता है, मैंने आपके कमेंट खोले हुए। देखो n बराबर 1 पहला कोश, n बराबर 2 दूसरा कोश, n बराबर 3 तीसरा कोश, n बराबर 4 चौथा कोश, n बराबर 5 पांचवा कोश, n बराबर 6 छठा कोश, n बराबर 7 सातवां कोश। K L M N O P Q ऐसे होते हैं ना कोश, हाँ या ना? ओके, ये पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, पांचवा कोश, छठा कोश, सातवां कोश, पक्का? ओके, जरा देखो ध्यान से, पहले कोश की ऊर्जा क्या इतनी होती थी? होती थी। दूसरे की इतनी होती थी? होती थी। तीसरे की इतनी होती थी? होती थी। चौथे की इतनी होती थी? होती थी। पांचवे की, ये छठे की, ये सातवें की। उस सूत्र में मान रखना है और कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकल नहीं करना। IR का मतलब, अरे भाई IR का मतलब होता है इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्र। तुम डेली नहीं आते क्या पढ़ने? अवरक्त क्षेत्र होता है बेटा, ठीक है? डायग्राम मैं बता रहा हूं ना बच्चे, मैं बता रहा हूं। देख, उस गोल को इन्होंने ऐसे फैला दिया। देख यहां पे मैं तुझे बता देता हूं, ये वाला लिखना नहीं है, उधर सब सिस्टेमेटिक लिखा हुआ है, इसलिए कचरा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ उसमें छेड़खानी नहीं करना चाह रहा। ये देख n बराबर 1, फिर n बराबर 2, पहले और दूसरे में गैप ज्यादा रहेगा। मान ले मैंने n बराबर 2 यहां बना दिया, ये n बराबर 2 बना दिया, फिर इसके तुलना में ऊपर गैप थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा कम भी गैप बना लो, n बराबर 3, फिर गैप और कम n बराबर 4, फिर गैप और कम n बराबर 5, फिर गैप और कम n बराबर 6, फिर गैप और कम n बराबर 7, ऐसे अलग अलग आएगी। तो जरा देखो ध्यान से, पहली रेखा जब 2 से 1 में संक्रमण होगा तो पहली रेखा लाइमन श्रेणी, 3 से संक्रमण होगा तो दूसरी रेखा, 4 से संक्रमण होगा तो तीसरी रेखा, 5 से संक्रमण होगा तो अगली, फिर 6 से होगा तो अगली, फिर 7 से संक्रमण होगा तो अगली। तो अगर 7 टोटल कोश है तो ये यहां पर ये पहली रेखा और ये अंतिम रेखा, और यहां से लेकर यहां तक मिलेगी लाइमन। अच्छा, अगर टोटल 7 कोश है तो लाइमन श्रेणी भी प्राप्त हो सकती है, n बराबर 2 भी संभव है। अब n बराबर 2 के लिए देखो, अगर दूसरे में इलेक्ट्रॉन फांद कर आ जाए, तीसरे से दूसरे में भी आ सकता है, चौथे से दूसरे में भी आ सकता है, पांचवे से भी आ सकता है दूसरे में, छठे से भी आ सकता है और सातवें में भी आ सकता है। तो ये आ गई आपके पास बामर। हाँ जी, ओके, ये इसकी पहली रेखा है और ये इसकी अंतिम रेखा है। अगला देखो बेटा, हाँ, अब n बराबर 3 में संक्रमण करवाते हैं, 3 में संक्रमण करवाते हैं ना, जैसे कि चौथे से तीसरे में, पांचवे से तीसरे में, छठे से तीसरे में, सातवें से तीसरे में। तो तीसरे में संक्रमण हुआ तो पासचन मिल गई, समझना बालक, ओके, पासचन मिल गई। अब पांचवे में संक्रमण करवाते, चौथे में संक्रमण करवाते हैं, चौथे में, पांचवे संक्रमण चौथे में, छठे संक्रमण चौथे में, और ये संक्रमण, ये मिल गई आपके पास ब्रैकेट, ऐसे ऐसे लिख लो, ठीक है? तो वो यहां चीज लिखी हुई है, ये बना लो, ज्यादा क्लियर है, एकदम पिक्चर करेक्ट मामला है। ओके सर जी, नोट करना है क्या? बिल्कुल बेटा बना लो यार इसको, खटाखट खटाखट खटाखट, क्योंकि बनाओगे तो सीखोगे, और एक बार सीख गए तो दिमाग में बैठ जाएगा, एक बार सीख गए तो दिमाग में बैठ जाएगा। भले ये मत लिखना, भले ये पराबैंगनी क्षेत्र में है, क्योंकि ये तो हमें पता है, ये लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो कटेंगे नहीं, ये दृश्य क्षेत्र में है, बाकी सब अवरक्त 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 क्षेत्र में है, ठीक है? हाँ जी, ये ब्रैकेट मिल गई। अब ब्रैकेट के बाद अब यहां पर 4 में संक्रमण होने के बजाय ये n बराबर 5, ये n बराबर 6, ये n बराबर 7। हाँ जी, अगर यहां पर 5 में संक्रमण हो तो पहली रेखा, 6 से 5 में और 7 से 5 में, ठीक है? अच्छा, 5 से 4 में, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, लाइमन, बामर, पासचन, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट मिल गए ना, 4 में हो गया संक्रमण, 5 में करवाएंगे ना,
हाँ 5 में संक्रमण होगा। 5 में संक्रमण का मतलब यहां पर 6 से 5 में, 7 से 5 में, ये मिल गई आपके पास फुंड। ओके, और इसी तरीके से बेटा लास्ट कोई अलग कलर ले लो कि यार 6 से 7 में, तो 7 से 6 में, ये मिल गई आपके पास हमफ्री। तो टोटल कितनी स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त हुई, ये वाली चीजें क्लियर हो गई। सर शॉर्ट में कैसे बनाए? ऐसे बना ले, मैंने बनाया शॉर्ट में, ऐसे बना ले, और फिर डिटेल में ये सारा, इसको तू बाद में लिख लेना, इसको तू कर लेना। फिंगर टिप्स में नहीं है ये बेटा, मैं क्लास में लिखवा रहा हूं ना, तो क्लास में तो है ना, तो फिंगर टिप्स के नाम से क्यों हो रहा है? देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में एंटर करेगा, तो जो चमकीली श्रेणियां प्राप्त होएगी, जो रेखाएं प्राप्त होएगी, वो आती है, उन्हें कहा जाता है लाइमन श्रेणी। संक्रमण मतलब इधर उधर से कूद फांद, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ये संक्रमण, इधर से उधर फैलना। ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर से पहले में आया तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी, उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में आया तो बामर, उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे में आया तो पास्चन, चौथे में आया तो ब्रैकेट, 5वें में आया फुंड, छठे में आया तो हमफ्री। खत्म बात। ओके, हाँ जी। और ऊर्जा अंतराल, इस कोश की ये E1 की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 4 वाले की -8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 8.5, फिर -0.54 इसकी ऊर्जा, E5 की -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर ये -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर इसकी E6 और ये E7 -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गए। अरे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं भाई इसमें। अब तुमसे ये पूछ ले कि लाइमन श्रेणी, क्वेश्चन कैसे आएगा अभी सब बताता हूं। पहले आप यहां पे करो, पहले एक बार ये बना लो या ये बना लो, दोनों में से एक बना लो बस। N1 का मान है बेटा न्यूनतम कोश, N2 का मान है उससे ऊपर वाले कोई भी कोश, लाइमन श्रेणी। नीट में इससे क्वेश्चन आता है भाई, आता है, रटना है सर। बेटा रटना तो है, बट समझ लोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, रटना तो है। ये ऊर्जाएं कहां से आई, पढ़े नहीं हो सूत्र, -13.6 इंटू Z²/N², उससे आया है ये कहां से आई, लिखवाया है ना वहां पे, मेरा नाम ले लो सर। भाई कैसा बालक है, पढ़ते टाइम ऐसी बातें कर रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बस हो गया, तुमसे ज्यादा बातें कर लो तो सिर पे चढ़ जाते हो तुम फिर। हाँ, तो ये डायग्राम तुम्हें सब कुछ चीजें क्लियर करवाएगा। अब इस डायग्राम में मैंने जैसे कि तुम्हें कुछ चीजें बताई, कुछ चीजें क्या थी अभी वो उनको हम देख लेंगे। ये डायग्राम पक्का है? पक्का है गुरुजी। ये उसके लिए थोड़ा सा मैंने आपकी हेल्प के लिए बता दिया। अब चूंकि हम दो चीजें जानते हैं बेटा, पहली बात तो ये जानते हैं चूंकि डेल्टा ई ऊर्जा अंतराल रहेगा ना, दो अलग अलग कोशों का, दो अलग अलग संक्रमणों के लिए, तो Hc/λ होता है, ये सूत्र हम जानते हैं। तो यहां से हमें ये क्लियर मेंशन मिल रहा है कि डेल्टा ई और लेमड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात डेल्टा ई अगर ऊर्जा अंतराल बढ़ेगा तो लेमड़ा घटेगा। अब इसको लिख लो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर डेल्टा ई का मान मैक्सिमम होगा, अगर ऊर्जा अंतराल सबसे ज्यादा है, तो लेमड़ा का मान मिनिमम प्राप्त होएगा। और यदि डेल्टा ई ऊर्जा अंतराल बेटा कैसा है, मिनिमम है, ओहो, तो वहां पर लेमड़ा का मान मैक्सिमम आएगा। समझ में आया? तो लेमड़ा मैक्सिमम, लेमड़ा मैक्सिमम, लेमड़ा मिनिमम, ये चीजें पक्की हो जानी चाहिए।
अगर आपसे बोले किसी भी श्रेणी की पहली रेखा, जरा देखो ध्यान से, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। अगर मेरे को टोटल n1 से लेकर के n7 तक दे रखा है, मतलब n बराबर 1 से लेकर के n बराबर 7 तक के कोश दे रखे हैं, तो क्या क्या संक्रमण संभव है? 7 तो ये, फिर 6 इसमें, फिर 5 इसमें, फिर 4 इसमें, फिर 3 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, ऐसे। तो टोटल कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होगी? क्वेश्चन बनते हैं भैया यहां पे इतने, भाई फिर एक एक कम करते जाओ, एक एक कम करते जाओ। टोटल 7 कोश है, तो 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देखो ये 1 संक्रमण, फिर 2 संक्रमण, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। टोटल ऐसे 6 स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त हुई। 6 लाइमन में, 5 बामर में मिलेगी, 4 यहां मिलेगी, फिर 3 यहां, फिर 2 यहां, फिर 1 यहां। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। टोटल काउंट कर लेंगे, कुल स्पेक्ट्रम में रेखाएं आ जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बातों को, भावनाओं को समझ पा रहे हो? तो पहले तो आपने इतना लिख लिया, ये बहुत काफी है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। हाँ जी, तो इतना तो आपको आना ही आना चाहिए। अब अगली बात, हाँ जी, अगर आपको बोला जाए जैसे कि कुछ उदाहरण बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? क्वेश्चन वाला बोलेगा आपसे, क्वेश्चन वाले ने बोला कुछ उदाहरण के लिए, देखो मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूं। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, इसका क्या मतलब है? लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा मतलब संक्रमण n2 बराबर कहां से n1 बराबर कहां में हुआ है, ये बता सकते हो? प्रथम रेखा का मतलब है n बराबर 2 से n बराबर 1 में संक्रमण, मतलब 2 से 1 में संक्रमण हुआ है। ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए, पहली बात, ठीक है? ओके, अच्छा, आपसे बोला जाए लाइमन श्रेणी की तृतीय रेखा को कब प्राप्त होगी? तृतीय रेखा कब प्राप्त होगी? जब n2 का मान क्या होगा? भाई तीसरी रेखा कब प्राप्त होगी? देखो, पहली रेखा जब दूसरे से पहले में आ रहा है, दूसरी रेखा तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में। तो यहां पर n2 का मान हो गया 4 और n1 का मान हो गया बेटा 1। समझ में आ गया? ऐसे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि अगला उदाहरण आपसे पूछा जाए बामर श्रेणी की दूसरी रेखा या द्वितीय रेखा, इसका क्या मतलब है? बामर मतलब सर उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में आना, पहली तीसरे से दूसरे में, दूसरी चौथे से दूसरे में, है या ना? तो n2 का मान हो गया 4, 4 से n1 बराबर 2 में संक्रमण। समझ में आया? अगर तुम कॉन्सेप्ट पे चलोगे ना तो उलझोगे नहीं, हकीकत बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिल डुल गए ना तो फिर बहुत उलझ जाओगे बेटा। इसलिए मैं सिंपल सी चीजें रखना चाहता हूं आपके, जो डाइजेस्ट हो जाए। अगला उदाहरण देखो, जैसे कि मैंने बोला ब्रैकेट की तीसरी रेखा, ब्रैकेट की तीसरी रेखा, तो ब्रैकेट n बराबर 4 में पहली लाइमन, फिर दूसरी बामर, तीसरी पास्टन, चौथी ब्रैकेट, तो n1 का मान हो गया 4। 5 से 4 में पहली, 6 से 4 में दूसरी, 7 से 4 में तीसरी, तो n2 का मान हो गया 7। ये समझ में आया कि नहीं आया? 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 बोलो बच्चों। एक तो हमने ये समझ लिया कि लैम्बडा मैक्सिमम लैम्बडा मिनिमम हमसे क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला, और दूसरा हमने ये भी फील कर लिया कि किस तरीके से यहां पर हमने सारी चीजों को बैलेंस कर लिया। ओके, बोलो ठीक है? क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करने के लिए आपके हाव भाव से लगना चाहिए कि हाँ
हमें आ रहा है, हम सीख पा रहे हैं, हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इनमें से कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लो इनके अलावा पेपर वाले ने पास्टन के बारे में पूछ लिया, फुंड के बारे में पूछ लिया, हम्फ्री के बारे में पूछ लिया, बस दिमाग में ये पता होना चाहिए कि भैया कौन सी रेखा पहली है, कौन सी रेखा अंतिम है। ठीक है, डन, ओके। हाँ, अच्छा, इसमें एक उदाहरण और लेते हैं, पांचवा उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, यदि अधिकतम ऊर्जा स्तर, अधिकतम ऊर्जा स्तर 5 हो तो बामर की अंतिम रेखा के लिए क्या आप बता सकते हैं क्या होगा? अगर अधिकतम ऊर्जा स्तर ही 5 है तो बामर मतलब N1 बराबर 2 में संक्रमण करना है, अंतिम रेखा 5 से 2 में संक्रमण। तो आपको कैसे भी आना चाहिए, पर आना जरूर चाहिए। ठीक है बच्चों, अरे बोलो यार, कर सकते हो ना, कर सकते हो, बस इतना सही करना है और कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा मैं, बस आपसे इतना सा मांग रहा हूं, बस आप इस चीज को समझ लो, फील ले लो। अब स्पेक्ट्रम में रेखाओं की गणना, कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेगी, कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेगी, कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेगी? तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र है बेटा, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करने का सिंपल सूत्र है बेटा N2 माइनस N1 गुणा N2 माइनस N1 प्लस 1/2। ये सिंपल सा सूत्र है, कोई बड़ा नहीं है, आराम से कर सकते हो। इस सूत्र में मान रखो, आंसर आ जाएगा, जहां N2 उच्च ऊर्जा स्तर और N1 निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर और N1 निम्न ऊर्जा स्तर। पक्का? ओके, करो, नोट डाउन करो बेटा इसको फटाफट से, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर। हाँ जी, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर। हाँ जी, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा हम, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। हाँ जी, ठीक है, सिंपल सा सूत्र है, कुछ नहीं करना है, बस सूत्र में मान रखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखो, इसको बाद में करेंगे। हर एक चीज को एकदम पक्का कर लेना, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो कि यार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यदि इलेक्ट्रॉन बहुपदों
इलेक्ट्रॉन बहुपदों में संक्रमण, इलेक्ट्रॉन बहुपदों में संक्रमण द्वारा, इलेक्ट्रॉन बहुपदों में संक्रमण द्वारा कक्षा 7 से 1 में जाता है, तो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या ज्ञात करो, रेखाओं की संख्या ज्ञात करो, की संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो यार हमने हाइड्रोजन का एक स्पेक्ट्रम देखा, उसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन बहुपदों में संक्रमण द्वारा कक्षा 7 से 1 में आता है। भाई अलग अलग तरह के वो संक्रमण दर्शाता है, बस उसको 1 में जाना है। तो मतलब वहां पे क्या क्या चीजें हैं जो पॉसिबल हो सकती है। इलेक्ट्रॉन किस किस तरीके से आ सकता है, टुकड़े में आ सकता है या डायरेक्ट आ सकता है। अब जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, निकाल लोगे। बस आपको ये समझना है कि 7 से 1 में आ रहा है, या तो डायरेक्ट ही आ जाए या फिर टुकड़े टुकड़े में आए। भाई 7 से पहले 2 में आ जाए, या फिर 7 से पहले 5 में आए, फिर 4 में आए, फिर 3 में आए, 2 में आए, ऐसे ऐसे टुकड़ों में आए। तो टोटल कितनी रेखाएं दिखेगी वो आपको बोल रहा है। अगर डायरेक्ट ही आ जाता है तो फिर लाइमन श्रेणी मिलेगी, फिर पहले 2 में कूदता है अलग अलग जगहों से आकर के, फिर बामर मिलेगी, फिर पास्चन मिलेगी, ब्रैकेट मिलेगी, फुंड मिलेगी, हम्फ्री मिलेगी। पहले वो 7 से 6 में आए, हम्फ्री मिल जाएगी, 7 से 6 में, फिर मतलब टुकड़े टुकड़े में आ रहा है। भाई डायरेक्ट 7 से आ जाए, फिर 6 में आया, फिर 5 में आ जाए, ऐसे अलग अलग आपको मिलेगा। 1 सीढ़ी आया, नहीं फिर डायरेक्ट ही आ जाऊं मैं तो 2 सीढ़ी, 1 सीढ़ी आऊं, फिर 2 सीढ़ी आऊं या 3 सीढ़ी आऊं, ऐसे अलग अलग टुकड़े में। तो कितने वैल्यू पॉसिबल है ये आपको बताना है। तो जरा देखो ध्यान से, आंसर आपके सामने बिल्कुल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। n बराबर 7 से n बराबर 1 में संक्रमण हुआ है, तो टोटल इतनी मिलेगी 21। लेकिन अब इसको हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, ऐसे तो काउंटिंग करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। इसको डायरेक्ट कर लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कि डायरेक्ट क्या सूत्र लगा के बताओ, आंसर कितना आएगा बच्चों? हाँ जी, सूत्र लगा के बताओ कितना आएगा? 21। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अपन सूत्र लगा के भी कर सकते हैं, सूत्र लगा के भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो वी नो दैट number of spectral lines कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 गुणा n2 माइनस n1 प्लस 1 बटे 2। तो सूत्र लगा दो ना डायरेक्ट, ऐसे कौन देखने देखेगा। 7, n2 का मान 7 है, n1 का मान कितना है? 1 है, आना 1 में ही है, ठीक है। तो 7 माइनस 1 6 हो गया बेटा, ये 6, और ये 7 माइनस 1 प्लस 1 छम छम, तो 6 इंटू 7 42, 42 बटे 2 21 आ गया। तो आप डायरेक्ट भी अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो ये वाली चीज हो गई, ये वाली चीज हो गई, हाँ या ना? ओके, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी करें कि जैसे कि 7 से 1 में हो रहा है, तो 7 से 1 में हो रहा है तो 6 रेखाएं लाइमन में मिलेगी, फिर 5 रेखाएं मिलेगी, फिर 3, फिर 4 रेखाएं मिलेगी, फिर 3 मिलेगी, फिर 2 मिलेगी, फिर 1 मिलेगी। इनका काउंट करके देखो, 6 5 11 11 14 14 18 18 और 3 21। इनका भी काउंट 21 ही आएगा, या फिर फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपकी फैसिलिटी हो, जिस अकॉर्डिंग आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। ओके, तो ये चीजें हमने देख ली, बढ़िया से क्लियर कर ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यार जो हमें अलग अलग स्पेक्ट्रम में रेखाएं आ रही, जैसे कि आगे एक क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। अब तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो तो तरंगदैर्घ्य से संबंधित हमें एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा,
उस सूत्र में मान वान रखेंगे और फिर इन चीजों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यार अब हम स्पेक्ट्रमी रेखा के संबंधित एक सूत्र पढ़ने वाले हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा, ये लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब लिखो आप रिडबर्ग सूत्र। जो कि कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों पर आधारित है। एक क्वेश्चन और है यार, इसको मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा। हाँ जी, कहाँ गया? ठीक है, इसको मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। हाँ, रिडबर्ग सूत्र। तो रिडबर्ग सूत्र क्या होता है? रिडबर्ग सूत्र जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं होती है उनकी तरंगदैर्घ्य या तरंग संख्या से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है जो हमें बताया जाता है। और वो सूत्र क्या है बेटा? न्यू बार बराबर, न्यू बार बोले तो तरंग संख्या, ये क्या होता है? आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस सूत्र में मान रखेंगे, आंसर मिलेगा। ठीक है, न्यू बार, या थोड़ा सा इसमें मैं आपको वेरिएशन भी कर दूं, न्यू बार बोलो या 1/λ बोलो, बात ये की, बस इतना सा करना है। ये सूत्र लगाओ, आंसर पाओ। जहां न्यू बार तरंग संख्या है, ठीक है, लेमड़ा जानते ही हो तरंग दैर्घ्य है, ओके, n1 निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न कोश या निम्न कक्षा, n2 उच्च कोश या उच्च कक्षा, और r है गैस नियतांक नहीं है, r है बेटा रिडबर्ग सूत्र, रिडबर्ग नियतांक, r है आपका रिडबर्ग नियतांक, r है आपका रिडबर्ग नियतांक, आर है आपका रिडबर्ग नियतांक। और इस रिडबर्ग नियतांक का मान क्या होता है? जरा मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर आपको आर की जरूरत पड़े तो आर का मान होता है 109 और यहां पर 700 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हम लेते हैं इसका लगभग में मान, वरना तो 109 678 ऐसे कुछ समथिंग इसकी वैल्यू होती है। हाँ एग्जैक्ट, ये तो आप आर का मान ऐसे ले लो, या तो ये ले लो, या ये तो आर का मान, लेकिन हमें क्वेश्चंस में कभी ना कभी सहूलियत के लिए कुछ और भी वैल्यूज लेनी पड़ती है, अडॉप्ट करनी पड़ती है। आइए चलिए यहां पर उनके बारे में बात करें। 1/r हो तो इसका मान होता है 112 एंगस्ट्रॉम, 112 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के पदों में इस तरीके से, या अगर मैं सेंटीमीटर के पदों में लिखना चाहूं तो 9.12 गुणा 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ओके, एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे, एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 अंक आगे किसका लिया, दशमलव कम हो गया, ये अलग अलग मान हो गए। तो यह अलग अलग मान आपको ध्यान में रखने हैं। सेंटीमीटर इनवर्स में आर का मान इतना है, 1/r का मान इतना है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है 1/r से, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। हाँ, बस ये बता दो n2 और n1 की वैल्यू कैसे निकाली लाइमन, बामर और पास्चन में। मनताशा बेटा बार बार कमेंट ना करें। देख किसमें, लाइमन, बामर, पास्चन में। यार n1 पहला कोश, n2 मतलब देख n1 होता है न्यूनतम कोश, यहां पे बात कर रहे हो क्या? देखो ये निकाली नहीं है मैंने खुद से, ये होती है। पहली बात तो ये देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो जो श्रेणी मिलेगी वो लाइमन श्रेणी कहलाती है। डेफिनेशन, जब दूसरे में करेगा तो बामर श्रेणी, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब तीसरे में एंटर करता है तो पास्चन, चौथे में एंटर करता है तो ब्रैकेट, पांचवें में एंटर करता है तो फुंड, छठे में एंटर करता है तो हमफ्री। ये होता है, मैंने निकाला नहीं है। ये n2 उच्च ऊर्जा स्तर है कोई भी, और n1 निम्न ऊर्जा स्तर है। अगर n1 बराबर 1 तो लाइमन श्रेणी, 2 तो बामर, 3 है तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। ओके, तो ये हमने देख लिया।
अब हम कर रहे थे क्वेश्चन। ये सूत्र याद हो जाएगा, देख लो, देख सकते हो। पहले उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसके बाद वाला कौन सा वाला इसमें ये वाला। अच्छा ये एक बार मुझे अब सबके कमेंट रोक देना, एक बार सब अपने कमेंट रोक देना, एक बार सब अपने कमेंट रोक देना, कोई भी कमेंट नहीं करेगा ताकि पता चल सके कि किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, इनके बारे में बात कर रहे हो, इनके बारे में बात कर रहे हो, ये वाली चीजें समझ में नहीं आई, ये वाली चीजें समझ में नहीं आई। लाइमन की प्रथम रेखा, अरे बालको प्रथम रेखा मतलब पहली रेखा। पहली रेखा कौन सी है? जब यहां से यहां पे संक्रमण हो रहा है तो n बराबर 1 में संक्रमण हो रहा है 2 से, तो 2 से 1 में संक्रमण होगा तो पहली रेखा मिलेगी ना। ठीक है, तो n1 का मान 1 हो गया, n2 का मान 2 हो गया ना। लाइमन की तृतीय रेखा देखो, तीसरी रेखा, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तीसरी रेखा कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, n बराबर 4 से n बराबर 1 में, तो 4 से 1 में आ गई। बामर की द्वितीय रेखा, बामर ये पहली रेखा, ये द्वितीय रेखा कहां से आ रही है? यहां से 4 से 2 में आ रही है। क्या 4 से 2 में आ रही है? सही बात है। बामर की द्वितीय रेखा, तृतीय रेखा देख ले, बामर की तृतीय रेखा, तृतीय बोला है क्या? तृतीय बोला है। अच्छा, बामर की तृतीय रेखा, पहली, दूसरी, तीसरी कहां से आ रही है? यहां से 5 से। बामर की तृतीय, अच्छा हाँ, बामर की द्वितीय, सही तो है। ब्रैकेट की तीसरी रेखा, ब्रैकेट, अब ब्रैकेट कहां पर आता है? ब्रैकेट ये रहा, पहली, दूसरी, तीसरी कहां से आई है? 7 से 4 में आई है। सिंपल ही तो है यार, ये इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बेटा आपको। अब अधिकतम ऊर्जा स्तर 5 है, तो बामर की अंतिम रेखा, भैया 5वें से दूसरे में कूदेगा आप। ठीक है, तो इनके लिए टाइम वेस्ट मत करो भैया आप। अब क्वेश्चन लगाते हैं, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला न्यू बार बराबर 1/λ आर जेड परमाणु क्रमांक है, 1/n1 माइनस 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हो गया। समझ नहीं आ रहा बेटा दिव्या सोनी इसमें है क्या? एक बार दोबारा से देखना, हो जाएगा। देख, आर का ये मान ध्यान रखना है, इसका नाम है रिडबर्ग नियतांक, 109/700 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर 1/r को आप लिख सकते हो 912 एंगस्ट्रॉम के पदों में, या फिर 9.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के पदों में। एंगस्ट्रॉम पता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता है। अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन को देखो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर मतलब n बराबर 2 में संक्रमण की प्रथम रेखा, तो कहां से कहां में संक्रमण? मुझे सिर्फ ये बता दो, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए क्या बात होगी? रेखा के लिए n2 का मान बता दो और n1 का मान बता दो, बस 3 से 2 में। वेरी गुड, 3 से 2 में। तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लैम्ब्डा ज्ञात करना है, लैम्ब्डा ज्ञात करना है। चूंकि हम सूत्र जानते हैं 1/λ बराबर होता है ना आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलो ना देवियों सज्जनों, अरे होता है क्या? तो 1/λ का मान सोल्व करा, आर को भी आर रहने दो। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1 होता है, n1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, n2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब? 9 हो गया। ठीक है जी, क्या क्लियर है क्या बात? 1/λ, हाँ जी, आर को आर रहने दो। ये हो गया, इनका एलसीएम आएगा 36, 9 माइनस 4 हो जाएगा। थोड़ा गणित पे ध्यान देना बेटा, ये हो जाएगा 5/36 गुणा आर। तो 1/λ बराबर आ गया हमारे पास 5r/36। मुझे किसका मान निकालना है? मुझे लेमड़ा 1/λ का नहीं, मुझे लेमड़ा का मान निकालना है। इसको पलट दो, तो पलटते ही सब उल्टा पुल्टा हो गया। लेमड़ा हो गया ये 36/5r। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 36/5 अपोन में 1/r, और 1/r का हम जानते हैं
1/r का मान हम जानते हैं 36/5, 1/r का मान 912, तो फिर एंगस्ट्रॉम के पदों में लेमड़ा का मान आ जाएगा। इसको सोल्व करना है, काम हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 36/5, 35 होता तो 7 बार कट जाता, 7.2, फिर 7.2 गुणा 912 कर लो, एंगस्ट्रॉम के पदों में मान आ जाएगा। हाँ जी, सोल्व कर लो इसको, गणितीय है मोटी मोटी। 912 गुणा 7.2, ठीक है, 2 4 2 8, ठीक है, 14 हासिल 1 8 63 4 6 6 5 6 65, तो ये आ गया 64 65 6 6 4 दशमलव एंगस्ट्रॉम, ऐसा कुछ मान आ जाएगा, है ना। 65 66.4 एंगस्ट्रॉम। सर प्रश्न बन रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे बन रहे हैं, ये क्या दिक्कत है? बेटा टाइम दो, क्वेश्चन पे टाइम दो। और यार पता है तुम्हें ना, केमिस्ट्री समझ में आ रही है लेकिन गणित समझ में नहीं आ रही है, यही बोल रहा हूं ना मैं, सही बोल रहा हूं? तुम्हें गणित नहीं आती, तुम्हें केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। जेड क्या है? अरे जेड बेटा, अब जेड क्या है? कैसे कैसे बालक है, जेड क्या है? अरे यार यहाँ पे जेड नहीं लिखा, क्या मैंने, पाप हो गया मेरे से, जेड गलती से जेड छूट गया बेटा, माफी। जेड होता है परमाणु क्रमांक। इतनी बार से लिखता हुआ आ रहा था लेकिन आज नहीं लिखा, जिसमें बच्चों ने बोल दिया कि सर ये नहीं आया, ठीक है। जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर कितना होता है? 1। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, यहां पर हमने ये सोल्व किया, ये आया, उसको पलट दिया, ये हो गया 36/5 आर, बटे में आर, तो मैंने 36/5 इस 1/r को अलग से लिख दिया, और 1/r का मान मैं जानता हूं, 1/r बराबर कितना होता है? 912। 1/r का मान है, तो 1/r बेटा यहां पे गुणा ही तो हो रहा है ना 1/r, हाँ या ना? ठीक है, ऐसे होएगा। जेड एटॉमिक मास नहीं होता बेटे, शालिनी यार। अब इस क्वेश्चन के बारे में बस मेरे को थोड़ा हिंट दे दो, बाकी तुम घर पे करना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा की आवृत्ति ज्ञात करो। हाँ, तो घर पे जाके दिमाग नहीं लगाते ना आप, इसलिए जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो बेटा। सर मैथ समझ में आती बट केमिस्ट्री नहीं आती। अरे तुमसे मैथ्स नहीं होती इसलिए केमिस्ट्री में तुम दिक्कत दे रहे हो। 7 से 1 में कैसे बेटा? 7 से 1 में कैसे? 7 का क्या सीन है बेटा? 7 से 1 में क्यों? 7 से 1 में क्यों? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर लाइमन रेखा की अंतिम रेखा मतलब 7 से 1। अरे बालकों, किसने बोला कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर सिर्फ 7 ही कोश हैं? वो तो हमने उसमें 7 ही लिखा है। देखो इतना रटते हो यार तुम, कितना रटते हो, इतना मत रटा करो। देखो कितना रटते हो तुमने, तो यही रट लिया कि सर 7 तो मतलब 7 ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। अरे परमाणु के चारों ओर कितने भी कोश हो सकते हैं, डॉट 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 करके छोड़ता हूं कि नहीं छोड़ता हूं मैं, कितने भी हो सकते हैं भाई, 7 ही थोड़ी ना होता है। देखो इतना रटते हो तुम, इतना मत रटा करो भाई, इतना मत रटा करो, क्या करोगे? ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा डॉट 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 अनंत तक लेके जाता हूं कि नहीं लेके जाता हूं मैं? अनंत तक लेके जाता हूं ना, n बराबर अनंत। अगर अनंत कोश है तो अंतिम रेखा कब मिलेगी? जब अनंत से इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में आएगा, हाँ या ना? वेरी गुड। तो यार अंतिम रेखा का मतलब है
यार अब बताओ कैसे सिलेबस आगे बढ़ाए जल्दी जल्दी। n2 बराबर अनंत और n1 बराबर 1। तो पहले क्या ज्ञात करोगे? पहले तुम लेमड़ा ज्ञात करोगे, फिर लेमड़ा मिल गया तो फिर आवर्ती ज्ञात करोगे। कर लोगे? कर लोगे? पहले तुम लेमड़ा ज्ञात करोगे, 1/r बराबर सूत्र 1 लेमड़ा बराबर सूत्र लगाओगे 1 लेमड़ा बराबर r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा? लेमड़ा मिलेगा। फिर क्या करोगे? आवर्ती निकालना है, तो सूत्र जानते हो ना, c बराबर न्यू लेमड़ा। c क्या होता है? प्रकाश का वेग। न्यू क्या होती है? आवृत्ति। लेमड़ा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। c किस में आता है? ये मीटर प्रति सेकंड में। कोशिश करना इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, क्यों? क्योंकि यहां पे लेमड़ा है। देखो ध्यान से, अगर मान लो मुझे c का मान सेंटीमीटर प्रति सेकंड में रखना है, तो क्या मुझे यहां पर लेमड़ा का मान भी सेंटीमीटर में ज्ञात करना पड़ेगा? तो क्या मुझे r का मान सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा? हाँ, तो जो सेंटीमीटर वाला मान है वो रख सकते हो, जैसे कि ये रख सकते हो या 1/r करके वो रख सकते हो। ये मत रखना एंगस्ट्रॉम वाला, ठीक है? सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए z बराबर हमेशा एक ही होगा क्या? बेटा मैं आपका फोटो खींचूंगा, है ना? क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए z बराबर हमेशा एक ही होगा क्या? मैं कमेंट नहीं देखना चाहता हूं बेटा, मैं कमेंट नहीं देखना चाहता हूं, ठीक है? इसीलिए मैं कमेंट बंद करता हूं। बेटा पैसे ले जाओ वापस, पैसे ले जाओ वापस। अरे किसी भी परमाणु के लिए उसका परमाणु क्रमांक सदैव फिक्स होता है, चाहे उसके साथ तुम कुछ भी करो। डे 1 से पढ़ते आ रहे ना यार, परमाणु क्रमांक जेड वो तो फिक्स ही रहता है बेटा, चाहे हाइड्रोजन के लिए निकालो चाहे किसी के लिए भी निकालो, ठीक है? ओके, तो यार परमाणु क्रमांक ये फिक्स होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, किसी के लिए भी ज्ञात करो, ठीक है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए देखना हो, किसी के भी लिए देखना हो बेटा, इसमें नहीं होता है, ठीक है? बुरा मत मानना। ओके, तो ये हो गया, ये तुम करना। यहां से r का मान सेंटीमीटर में रखना, ठीक है? ताकि लेमड़ा का मान सेंटीमीटर में आ सके, क्योंकि फिर यहाँ पे तुम c का मान सेंटीमीटर के पदों में रख करके फिर न्यू का मान याद कर लोगे, सेकंड में आंसर आ जाएगा। ओके, अगला, हाँ जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ब्रैकेट श्रेणी की तृतीय रेखा की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तृतीय रेखा की तरंग दैर्घ्य, ब्रैकेट बोले तो n बराबर 4 में संक्रमण, कहां से? ऊपर से, किसी भी कोश से। तृतीय मतलब 7 से 4 में संक्रमण। तो n2 का मान कितना हो गया? 7, और n1 का मान कितना हो गया बेटा? 4। बाकी सूत्र वही लगेगा, ठीक है? 1 लेमड़ा बराबर r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। भाई इतना मत रटा करो, समझा करो। इतनी बार बोलता हूं तो मैं लाख बार बोलता हूं, ठीक है? क्या ज्ञात कर लेंगे? लेमड़ा ज्ञात कर लेंगे। सूत्र में मान रखना आता है ना, अब मान रखना आता है तो काम हो जाएगा। अगला ये वाला मैं करवा देता हूं। हाँ जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग संख्या इतनी है। तरंग संख्या, तो Li+2 स्पेक्ट्रम की बामर की प्रथम रेखा की तरंग संख्या ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, पहले अच्छे से क्वेश्चन समझ लो, फिर करते हैं। एक दो बार पढ़ लो इसको, पहले पढ़ लो अच्छे से समझ लो, फिर करते हैं, ठीक है? वरना सर हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। हाँ, अगर मैं बात करूं बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी, प्रथम रेखा,
मतलब बामर दूसरे नंबर पे आती तो तीसरे से दूसरे में संक्रमण हो रहा है, उसके लिए न्यू बार का मान दे रखा है। तो दिया है, सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है, हाइड्रोजन के लिए प्रथम रेखा का मतलब N2 बराबर 3 से N1 बराबर 2 में संक्रमण। पक्की बात है। प्रथम रेखा के लिए न्यू बार इन्होंने दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? न्यू बार बोले तो तरंग संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है? 15,200 सेंटीमीटर इनवर्स दी हुई है। ओके, हाँ जी, लिथियम +2 की बामर ही बात कर रहा है, ठीक है, की के लिए बामर श्रेणी में, बामर के लिए बात करेंगे ना, बामर श्रेणी की, बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा, मतलब प्रथम रेखा बोले तो वही N2 बराबर 3 और N1 बराबर 2 के लिए आपको न्यू बार का मान ज्ञात करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, अच्छे से कर सकते हो। चूंकि हम सूत्र जानते हैं न्यू बार बराबर R(Z²), Z परमाणु क्रमांक, ठीक है, 1/N1² माइनस 1/N2² होता है। एक बार हाइड्रोजन के लिए निकाल लो, एक बार उसके लिए निकाल लो, लिथियम के लिए, और सोल्व कर लो। देखो दो अलग अलग समीकरण बना लो, एक हाइड्रोजन के लिए और एक लिथियम के लिए। तो जरा देखो ध्यान से, हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं बेटा, तो न्यू बार ऑफ हाइड्रोजन क्या बनेगा? R को R रहने दो, R तो फिक्स ही होता है। Z हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, एक 1/N1²। N1 और N2 क्या दोनों के लिए सेम? N1 बराबर 2, N1 बराबर 2, N2 बराबर 3, N2 बराबर 3। क्या अंदर वाला मान छेड़ने की जरूरत है? नहीं है गुरुजी। 1/N1² माइनस 1/N2², ये पहले के लिए लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से लिथियम +2 के लिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है बेटा ये, बस तुम्हें आराम से समझ में आ जाए इसलिए मैं इतना तरीके से कर रहा हूं। न्यू बार किसके लिए? लिथियम +2 के लिए। पहले मैंने हाइड्रोजन के लिए लिखा, फिर लिथियम +2 के लिए लिखा। क्या लिखा? तरंग संख्या। अच्छा, तुम्हें यह तो पता होना चाहिए हमें ज्ञात क्या करना है? तरंग संख्या। तरंग संख्या का मतलब न्यू बार। बहुत सारे इतने नशे में रहते हैं कि तरंग संख्या मतलब कुछ अलग चीज पूछ रहे होंगे, हमें जो पढ़ाया ही नहीं गुरुजी ने। तरंग संख्या का मतलब होता है न्यू बार, तो न्यू बार ज्ञात करना है, हाँ जी। और न्यू बार ज्ञात करने का ये सूत्र पढ़ाया है मैंने, हाँ पढ़ाया तो है। तो एक बार हाइड्रोजन के लिए देखा, एक बार इसके लिए देखो। R का मान R ही रहने दो। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, तो यहां पे 3 का वर्ग आएगा। 1/N1² माइनस 1/N2²। इसको बोल दो समीकरण नंबर 1, इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। 1 में 2 का भाग लगा दो। क्या बोलो? 1 में 2 का भाग लगा दो, काम हो जाएगा। तो समीकरण 1/2 से, तो न्यू बार ऑफ हाइड्रोजन अपॉन न्यू बार ऑफ लिथियम 2+ बरोबर R, Z का मान 1 हो ही चुका, 1/N1² माइनस 1/N2²। हाँ जी, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, क्या? 9R 1/N1² माइनस 1/N2²। क्या बोलो ना? तो क्या R से R छम, बिल्कुल।
ये वाला मान तो सेम ही है दोनों के लिए, छम छम। तो क्या बचा, लिथियम। मुझे इसका मान ज्ञात करना है, ये दे रखा है, तो न्यू बार ऑफ लिथियम +2 बराबर 9 गुना न्यू बार ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। 9 गुना 15,200 दे रखा है, गुणा कर लो, 2 जीरो 18 हासिल लगा, 1 45 और 1 46, 46 4 तरह 13, यह आ गया न्यू बार ऑफ लिथियम। कितना आया, इतना न्यू बार का मान 1/λ मतलब सेंटीमीटर इनवर्स। देख लो, कर सकते थे, एक बार देख लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी, 136800 136800 कर सकते हो, आराम से कर सकते थे, इतना टाइम नहीं लगता है बेटा। बस वो तो इस तरीके से कि आपको अच्छे समझ में आ सके, आप कर सको, कुछ नहीं करना था। ये समीकरण जानते हो, एक बार हाइड्रोजन के लिए लिखो, एक बार लिथियम +2 के लिए लिखो, ओके, और सॉर्ट हो जाता था खटाखट खटाखट खटाखट। ठीक है, ये हो गया। तो कहीं ना कहीं आप इस टॉपिक में अच्छे से पारंगत हो चुके हो। तो यार स्पेक्ट्रम वाला पोर्शन आप अब निकाल सकते हो बढ़िया से, स्पेक्ट्रम वाला पोर्शन आप निकाल सकते हो बढ़िया से। बोलो सर, N2 N1 समझ में आ गया सर, मान R के भी। सर कैसे पता चला आपको भाग देना है? अरे यार देख ध्यान से, मेरे को भाग देना, यही तो है बात है। देख, मुझे इसमें 2 में देख, हम याद कर, हमने जब त्रिज्याएं याद करी थी तो एक की त्रिज्या R1, दूसरे की त्रिज्या R2, मानी थी कि नहीं मानी थी R1/R2। उससे क्या होता है कि वैल्यू सोल्व करना आसान होता है। तो यहां पे मेरे को पता है कि भैया ये सेम है, उधर भी, इधर वाला मान उधर वाले मान के जैसा सेम है, तो क्यों ना मैं इन दोनों का भाग लगा दूं, ताकि जो चीजें कटनी होगी वो सेम सेम होगी, कट जाएगी ना। तो मैंने क्या किया, भाग लगा दिया, ताकि जो सेम सेम चीजें थी वो कट गई, बस 9 को इससे गुणा कर दिया, ये आ गया खत्म। ओके, वो क्वेश्चन को सेंटीमीटर में बदल दो। कहां से बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स में है ना वो, तो न्यू बार का मान, ठीक है, तो सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया। Li +2 है तो 1 लेंगे ना, क्या लेगा बेटा 1। n का मान रख दो, कोई बात नहीं, तब भी कट जाएगा। n का मान, सर मुझे मात्र 30 सेकंड लगे इसको हल करने में। वेरी गुड बेटा, बहुत बड़े, और कुछ को 30 मिनट लग जाएंगे तब भी नहीं हो पाता। हाँ, अब ये चीजें क्लियर हो गई है। अब मुझे ये बता दो, तुम्हें N1 N2 ये देखना आ गया, Z परमाणु क्रमांक देखना आ गया, परमाणु क्रमांक देखना आ गया, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें कुछ चीजें और समझ लेनी चाहिए यार। जो दृश्य क्षेत्र होता है, दृश्य क्षेत्र क्या होता है ये पता है ना, छोटी छोटी चीजें। दृश्य क्षेत्र में जो तरंगदैर्घ्यों की प्रकाश होती है वो आपको क्या फील हो गई थी बेटा? कहीं ना कहीं इसकी रेंज मैंने आपको बताई थी, लगभग इसकी रेंज होती है बेटा जी, लगभग इसकी रेंज होती है 380 या 4000 नैनोमीटर से लेकर के, ठीक है, नैनोमीटर से लेकर के ये जाती है 7600 नैनोमीटर। ओके, कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक कर दिया मैंने। मतलब दृश्य क्षेत्र के बारे में अगर मैं बात करूं, VIBGYOR, ये भी एक बार देख लो, एक बार ये भी देख लो, उसको भी अपन कर लेंगे। हाँ, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम में आती है वो। हाँ, एक बार इसको देख लो, VIBGYOR। क्वेश्चन के बाद ऑप्शन भी लाया करो भाई, ये तो थोड़ी क्लास में तो खुद सोल्व करो ना, वो तो क्वेश्चन में मिल ही जाएगा आपको। हाँ जी सर, ये क्या बात हुई, अगर हम डाउट पूछते हैं तो आप इंसल्ट करेंगे? अरे नहीं करता हूं बेटा, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, मान रहे हो तो मान लो, ठीक है। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, VIBGYOR, लेकिन आप ऐसा डाउट पूछ रहे हो जो कि डाउट ही नहीं होना चाहिए बेटा, बहुत ही बेसिक सी बात है। तो परमाणु क्रमांक थोड़ी ना बदलता है, ये तो पहले भी सेम ही था। ओके, हाँ जी, तो VIBGYOR, विबग्योर
अब जरा देखो ध्यान से, ये दृश्य क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये आ जाएगा आपका रेड। इसको आप बेजानी हपी नाला भी बोल सकते हो, बेजानी हपी हपी नाला, बेजानी हपी नाला, बेजानी हपी नाला, बेजानी हपी नाला। अरे मेरे दिमाग में पिछले वाले क्वेश्चन की वैल्यू चल रही थी, बेजानी हपी नाला। तो इसमें कहीं ना कहीं इस चीज को हमें समझना है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं कि इधर से उधर चलने पर बाएं से दाएं चलते हैं तो लेमड़ा बढ़ता जाता है। फिजिक्स में भी आएगा तुम्हारे, ये लेमड़ा बढ़ता जाएगा और लेमड़ा बढ़ता है तो ऊर्जा घटती जाएगी। यस और नो? अगर हम इधर से उधर चलते हैं तो लेमड़ा बढ़ता जाता है, Li2+, अरे कुछ भी हो, परमाणु पर धनावेश हो या ऋणावेश हो, जेड थोड़ी ना बदलता है यार। आज का मेरा लेक्चर देखो यूट्यूब वाला, ठीक है? ओके, तो ध्यान रखिएगा, इन सारी छोटी छोटी जानकारियों को आप अच्छे से क्लियर करके रखिएगा, हर एक बात को अच्छे से समझिएगा। टाइम हो गया, टाइम तो मेरे को ध्यान है। और यहां पर इसकी जो तरंगधैर्घ्य की परास है, तरंगधैर्घ्य की परास है, इसकी रेंज अगर मैं बात करूं यहां पर परास, दृश्य क्षेत्र की जो परास होती है बेटा, इसकी परास होती है लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के इस बार में नीट में काफी क्वेश्चन आए इस पर, तो तभी तो लिखवा रहा हूं बेटा। काफी कितने क्वेश्चन आए? एक क्वेश्चन आया है, एक साल में एक बार ही होती नीट। ओके, तो ये परास ध्यान रखिएगा, ये दृश्य क्षेत्र ध्यान रखिएगा, अलग अलग रंग वाला ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ओके, ये डन हो गया। अब इसके बाद आता है आपके पास अगला टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति। बढ़िया टॉपिक है, मस्त टॉपिक है और उसमें से क्वेश्चंस आने के चांस है इस साल, उसमें से क्वेश्चंस चांस आने के चांस है इस साल। ओके, तो आप उस टॉपिक को ढंग से पढ़िएगा बेटा, अच्छे से कवर कीजिएगा और थोड़ा सा पहले पढ़ के आया करो ताकि मुझे भी आसानी हो आपको पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि अगर मैं इतना टाइम अगर छोटी छोटी चीजों को समझाने में लगाऊंगा तो बेटा कहीं ना कहीं आप ही पीछे रहोगे। ओके, सिलेबस डिले होगा तो आपका होगा। ओके, तो सिलेबस कहीं ना कहीं हमें उस सिलेबस के लिए भी ध्यान रखना है। ओके, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही उसको आप दोबारा से देखो ना। ओके, इससे क्या होता है कि चलती हुई क्लास में अगर आप कोई चीजें पूछते हो तो आपके चक्कर में बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नुकसान होता है। तो आप उस चीज को दोबारा से रिवाइज करो, क्या पता वो डाउट ही ना रहे। यहां पे स्पैमिंग करने से वो काम नहीं चलेगा, ठीक है? इसीलिए मैं तुम्हारे कमेंट्स बंद रखता हूं। कहीं ना कहीं जो बच्चा ढंग से पढ़ रहा है चुपचाप से बिना कमेंट करे, बहुत सारे बच्चे से तो जो कमेंट नहीं करते वो पढ़ने आते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप मौज मस्ती के लिए आए हो तो फिर तो करते रहो, फिर मैं कमेंट हाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़कर आओगे तो अच्छे से हो जाएगा। सर इन्फिनाइट वाला बेटा देख, वो 1/इन्फिनाइट को क्या रख देना, तू 0 रख देना, ठीक है? n2 का मान जो अनंत है ना, 1/इन्फिनाइट कर देना, 0 रख देना, ठीक है? ओके, स्पीड तेज करेंगे बेटा पर तुम करने देते नहीं ना, बात ये। ओके, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को अपन यही एंड करते हैं। फिर उस नए टॉपिक को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को समझेंगे, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट समझेंगे, MVR बराबर NH/2π कैसे आया था उसको समझेंगे, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत समझेंगे। कल मैं आपको 2 बड़े टॉपिक करवाऊंगा, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। थोड़ा पढ़ के आना, ओके? अच्छे से कंप्लीट करेंगे और फिर उसके अगले लेक्चर में चैप्टर फिनिश करेंगे। ओके, तो थैंक यू बच्चों, आप सभी का जय हिंद।